मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो दो शहरों के बीच खड़ा पाता हूँ। बनारस से हिमालय तक एक नगर है काशी, दूसरा अल्मोड़ा। यह वह शहर है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाती है। और दूसरा कुमाऊँ का अल्मोड़ा, वह पर्वत है जहाँ मुझे लगता है मौन भी तपस्या की भाषा बोलती है। मैं बनारस से आता हूँ, उस बनारस से जिसे सर्व विद्या की राजधानी कहा गया, जहाँ हर गली, हर एक श्लोक है, हर घाट एक दार्शनिक ग्रंथ और हर चिता मनुष्य को यह याद दिलाती है कि समय सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जब मैं घर से आता हूँ, हिमालय की ओर बढ़ता हूँ, तो मैं कुमाऊँ की वादियों में प्रवेश करता हूँ। और जब अल्मोड़ा को देखता हूँ तो मुझे लगता है यह केवल भूगोल नहीं बदल रहा है, बल्कि एक सभ्यता दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह वही हिमालय है जहाँ कभी नाग पूजा थी, जहाँ स्थानीय देवताओं की अनूठी परंपरा थी, जहाँ शक्ति साधना थी, जहाँ बौद्ध यात्राएं तिब्बत से उतरती थी, जहाँ से नमक, ऊन, संस्कृति तथा दर्शन का कारवां गुजरते थे। कल्पना कीजिए या अपनी स्मृति में पे जोर डालिए तो आपको पाँचवीं छठी शताब्दी का समय याद आएगा। आपने सुना होगा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश दे चुके हैं। धर्म चक्र घूम चुका है और इधर हिमालय की पगडंडियों में वही करुणा तिब्बत की ओर जा रही है। एक और गंगा बह रही है, दूसरी ओर बर्फ, एक और शंख बज रहा है, दूसरी ओर घंटियाँ, और भारत दोनों को एक साथ अपने भीतर सजो रहा है। फिर मुझे याद आता है किताबों के पन्नों से उठ के 8वीं 9वीं शताब्दी आदि शंकराचार्य दिखाई देते हैं, जो एक युवा सन्यासी दक्षिण से उत्तर की यात्रा करता है, जो केवल मंदिर नहीं बना रहा था, वह भारत की बिखरी हुई सांस्कृतिक चेतना को जोड़ रहा था। वही बद्रीनाथ, वही केदारनाथ, वही ज्योतिर्मय परंपरा का अद्वैत का उद्घोष। और मैं सोचता हूँ कि कैसा देश है ये, जहाँ हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, एक जीवित दार्शनिक है। समय का पहिया घूमता है, 15वीं सदी याद आ जाती है मुझको, और बनारस की गलियों में कबीरदास बोलते हैं। और एक जुलाहा पूरी सभ्यता से तीखे प्रश्न पूछ रहा है। फिर 16वीं शताब्दी में हम प्रवेश करते हैं। बनारस के घाटों पे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखते मुझे याद आते हैं। भारत की आत्मा अभिजात संस्कृत से निकलकर लोक भाषा में उतर आती है। 19वीं शताब्दी आते ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण की मशाल जलाते हैं, और दूसरी ओर हिमालय भी जाग रहा है। 1890 में एक युवा सन्यासी अल्मोड़ा आता है। उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। वह यहाँ केवल भ्रमण करने नहीं आया है, वह भारत की अंतरात्मा को सुनने आया था। अल्मोड़ा की पहाड़ियों से स्पंदन को महसूस करते हुए उसने लिखा था कि ये हिमालयी क्षेत्र ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम है। 1898 में फिर लौटते हैं। आज भी अल्मोड़ा का विवेकानंद कॉर्नर उस ऐतिहासिक स्मृति का जीवंत साक्षी है। मुझे याद आता है बंगाल से निकला यह युवक बनारस की गलियों में गुजरता है और फिर हिमालय की गुफाओं में तपता है, फिर शिकागो के मंच पे जाके पूरी दुनिया से कहता है, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यह केवल भाषण नहीं था, यह भारत की सभ्यता की सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। बंगाल का जिक्र और विवेकानंद का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बनारस से जब मैं पहली बार निकला था तो मैं बंगाल ही गया था, और मैं रोज़ बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस के काली माँ के मंदिर में रोज़ जाता था। तो मुझको अल्मोड़ा को जब मैं देखता हूँ
तो मुझे विवेकानंद कॉर्नर याद आता है, और मुझे विवेकानंद कॉर्नर याद नहीं आता, मुझे 1890 याद आता है, 1898 याद आता है, और उससे पहले याद आता है जब विवेकानंद पूर्वांचल की गलियों में घूम रहे हैं, गाजीपुर, बनारस, और वहाँ पे बीमार भी होते हैं और आते हैं। तो इस यात्रा को भी देख रहा हूँ, और मेरी भी यात्रा जब है, मैं बनारस से जब निकलता हूँ और जब अल्मोड़ा में प्रवेश करता हूँ तो सहसा ये चित्र मुझे स्मृति में ये ध्वनि झंकृत हो जाती है। 1916 याद आता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने राजाओं और मनीषियों को आमंत्रित किया। काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, और वहीं दक्षिण अफ्रीका से नौ साधना लौट कर आए महात्मा गांधी पहली बार जनसभा को संबोधित करते हैं। वे राजाओं के वैभव पर ऐसी तीखी बात बोलते हैं कि मंच पर बैठे राजा के चेहरे उतर जाते हैं, और मुझे याद आता है कि बदलता हुआ भारत कैसे अपनी वैचारिक करवट को बदल रहा है। गांधी का आगाज़ हो रहा है, और गांधी का आगाज़ 1916 में जब मैं देख रहा हूँ बीएचयू के स्थापना को लेके, तो मुझको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की काशी विद्यापीठ की स्थापना भी याद आती है 1921। और फिर 1929 के समय के कालचक्र में मैं 1929 में चला जाता हूँ, जब गांधी कौसानी आए हैं, और कौसानी उस आश्रम में बैठ के गीता को मर्म को समझते हुए अनासक्ति योग की भूमिका लिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये भारत का स्विट्ज़रलैंड है। मैं कौसानी गया था, मेरे जीवन में कौसानी की यात्रा आते और जाते एक अद्भुत है जिसको मैं भूल नहीं सकता। कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण हैं, लेकिन यात्रा में मैं जब जा रहा था तो मुझको गांधी 1929 के याद आ रहे थे कि कैसे गांधी उस समय 1929 में आए होंगे। और मुझे कुमाऊँ की मिट्टी से गोविंद बल्लभ पंत जो राजनेता थे, भारतीय राजनीति के शीर्ष पे पहुँचे, उनकी याद आती है। जब भवाली को देखता हूँ चलते हुए तो वहाँ टीवी सेनेटोरियम अपनी शुद्ध जलवायु के लिए प्रसिद्ध था, तो मुझे नेहरू याद आते हैं। नेहरू के साथ कमला नेहरू याद आती हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए वो यहाँ पे आई थी। रानीखेत पहुँचता हूँ तो जहाँ अंग्रेजों की ऐतिहासिक छावनी बनी है, सैन्य अनुशासन और प्रकृति का सौंदर्य साथ साथ चले। मैं नैनीताल को देखता हूँ जहाँ 1973 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद पहली बार पहाड़ का युवा अपने ही अंचल में उच्च शिक्षा के लिए नई क्षितिज देख रहा था। फिर यहाँ के साहित्यिक पृष्ठभूमि में जब जाता हूँ तो सुमित्रानंद पंत की प्रकृति काव्य की सुकुमारता याद आ जाती है। शिवानी गोरा पंत की कहानियों में कुमाऊनी संवेदना मुझको याद आ जाती है। मनोहर श्याम ज्योति की कुरकुर स्वाहा और कसब याद आ जाती है। शैलेश मिटियानी का लोक संघर्ष याद आ जाता है। ये रचनाकार केवल कागज़ पे नहीं लिख रहे थे, वे अपनी लेखनी से साक्षात हिमालय को एक भाषा दे रहे थे, अपने समय अपने काल की।